नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। हाजिर हूँ BPCC 134 के हवाले से एक नए उन्वान के साथ। और आज हमारी गुफ्तगू जिस उन्वान के साथ होने वाली है उसका नाम है नफ्सियाती जांच का तारुफ। नाज़रीन, आप लोग ये महसूस कर रहे होंगे कि पिछले कुछ क्लासेस में हम लोग नफ्सियात में तहकीक के बारे में गुफ्तगू कर रहे हैं कि नफ्सियात में तहकीक किस तरह से की जाती है। इसी कड़ी में तहकीक की जानकारी के सिलसिले में नफ्सियाती जांच का क्या तारुफ है या उसमें इसके कौन से तरीके हैं या फिर ये है कि नफ्सियाती तहकीक जब हम करते हैं तो किस तरह की उसमें जांच की जाती है। तो आज हमारी गुफ्तगू होगी नफ्सियाती जांच के सिलसिले से, जिसमें पहली बात सबसे पहले जो आती है वो ये है कि नफ्सियाती जांच क्या चीज़ है या किस चीज़ को, किस तरह की चीज़ को हम नफ्सियाती जांच कह सकते हैं। तो जैसे कि आप नाम से समझ रहे हैं कि नफ्सियाती जांच, इसमें कुछ जांच की जाती है, कुछ टेस्ट की जा सकती है। तो नफ्सियाती जांच नफ्सियाती टेस्टों का इंतज़ाम है, यानी तरह तरह के अलग अलग तरह के जो टेस्ट होते हैं उसका जो इंतज़ाम होता है वो उसे नफ्सियाती जांच कहते हैं। यानी कि हर तरह के टेस्ट, चाहे वो आपकी शख्सियत से मुंसलिक हो, वो आपके जहनी सलाहियत से, वो आपकी काबिलियत से मुंसलिक हो, किसी भी तरह की जो जानकारी हम हासिल करते हैं तहकीक के ज़रिए या तहकीक में जिन 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 तरह की जांच को हम शामिल करते हैं किसी ख़ास मसले की तहकीक या जानकारी के लिए, उसे नफ्सियाती जांच कहा जाता है। अब नफ्सियाती जांच जो है तो वो किस तरह का हो सकता है या किस तरह की जांच को हम नफ्सियाती जांच की कैटेगरी में रख सकते हैं। तो इसके लिए कुछ शर्तें होती हैं कि नफ्सियाती जांच क्या होती हैं। नफ्सियाती जांच किसी नमूने पर, जैसे कि आपको पता है कि हम लोग जब तहकीक करते हैं, नफ्सियाती तहकीक करते हैं तो पूरे यूनिवर्स पर ना करके हम सैंपल पर करते हैं, यानी कि नमूने पर करते हैं। बच्चों पर कर रहे हैं तो सारे दुनिया में जितने बच्चे हैं उनको हम शामिल ना करके कुछ बच्चों को शामिल करते हैं नमूने के तौर पर और उस पर हम तहकीक करते हैं। लड़कियों के साथ भी वही बात लागू होती है, लड़कों के साथ भी, मर्दों के साथ, औरतों के साथ, सबके साथ जो भी जिस पर भी जिस मसले से मुताल्लिक हम अपनी जांच करते हैं वो उसमें हम नमूने का सहारा लेते हैं। तो जो नफ्सियाती जांच होते हैं वो मयारी होते हैं। एक मयारी इसलिए होते हैं कि पहले से ही उसकी सारी खराबियों को दूर करके उसे इस काबिल बना लिया जाता है कि जब उस पर जांच की जाए, उसकी मदद से जब जांच की जाए तो जो नतीजे आए वो ज़्यादा से ज़्यादा सही नतीजे की गुंजाइश देते हों। तो पहली बात तो ये कि वो मयारी हो गए। दूसरी बात कि वो किसी जिस भी नमूने के ऊपर हम उसको लागू करते हैं उस नमूने के सभी लोगों के रवैयों की वो माप करता है, पैमाइश करता है और अलग अलग तरह के जो इंसानी फर्क होते हैं उनको उसकी भी पैमाइश वो करता है, यानी कि इंडिविजुअल डिफरेंस को भी वो नापता है। तो मिला जुला करके ये कहा जा सकता है कि नफ्सियाती जांच का इस्तेमाल किसी फर्द की मुख्तलिफ सलाहियतों की पैमाइश करने के लिए किया जाता है, जैसे कि किसी खास शोबे में उनकी अहलियत, इल्मी अफ़ाल जैसे याददाश्त और मकामी शनाख्त या यहाँ तक कि इंटरव्यू टेंडेंस जैसी खसूसियात। ये टेस्ट साइंसी तौर पर जांचे गए नफ्सियाती नजरियात पर मुबनी है, यानी कि ये टेस्ट जैसे कि हमने बताया कि मयारी होते हैं। मयारी इसलिए हमने बताया कि वो मयारी होते हैं इसलिए वो पहले से ही जांचे परखे हुए होते हैं, उसमें किसी तरह के इस बात की पूरी गुंजाइश होती है कि उसमें किसी भी तरह की कोई खराबी या कोई कमी जो है वो उसमें नहीं रह जाती है। तो ये क्या करता है कि इंसान की, किसी भी फर्द की
हर तरह की अलग अलग तरह की जो सलाहियत है उसकी पैमाइश करता है। जैसे कि अभी हमने आपसे बताया, जिक्र किया कि वो उसकी जहनी सलाहियत से वाबस्ता हो सकती है, इल्मी आफाल से वाबस्ता हो सकती है, याददाश्त से, मकामी शनाख्त वगैरह, किसी भी तरह की जिस तरह की जांच हमको करनी है उस तरह की जांच से मुंसलिक अलग अलग तरह के नफ्सियाती जांच, मयारी नफ्सियाती जांच जो है वो बने हुए हैं, और उसका इस्तेमाल हम किसी भी तहकीक में कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक। तो इसकी तारीफ में ये कहा जा सकता है नफ्सियाती जांच की तारीफ में ये कहा जा सकता है कि ये एक मयारी टेस्ट होता है जो किस चीज़ को मापता है, इंसानी रवैये को मफरूजी तौर पे मापता है। यानी कि वो जो माप के देता है, वो जो जिससे उससे जिन जिन बातों का पता चलता है वो इतने ज्यादा ऑब्जेक्टिव होती हैं कि दूसरे इंसान भी, दूसरे लोग भी जब उसका इस्तेमाल करते हैं तो उन्हें उसी किस्म की जानकारी जो है वो हासिल हो सकती है। और इसके अलावा उनकी जिंदगी से, उनकी समझ से और उनकी जो रवैयात हैं उनसे जुड़े हुए वो सारे पहलुओं पर नजर डालती है। तो इस तरह से कहा जा सकता है कि जो साइकोलॉजिकल टेस्ट होती हैं या जो नफ्सियाती टेस्ट होते हैं वो किसी भी इंसान के हर पहलू की जांच करते हैं और बहुत साइंसी तौर पर वो जांच करते हैं। यानी कि उसमें साइंसी जब हम कह देते हैं तो उसमें ऑब्जेक्टिविटी बहुत जरूरी हो जाती है ताकि दूसरे लोग भी जब उस पर टेस्ट करें तो उनको वही नतीजे हासिल हो। इसकी तारीफ के सिलसिले में ये भी कहा जा सकता है कि नफ्सियाती टेस्ट तहरीरी, बसरी या जुबानी तशखीस होते हैं। यानी कि लिखे हुए भी होते हैं, बोले भी जा सकते हैं, पढ़े भी जा सकते हैं, जो बच्चों और बड़ों के इल्मी और जज्बाती कामकाज का अंदाजा लगाने के लिए किए जाते हैं। इल्मी और जज्बाती, इसमें सारी बातें शामिल हो जाती हैं कि इल्मी तौर पे और जज्बाती कामकाज के अंदाजे का पता लगाते हैं, बच्चों के भी और बड़ों के भी, बूढ़ों के भी, बुजुर्गों के भी हर तरह के इंसान के बारे में, जो पढ़े लिखे हैं या जो पढ़े लिखे नहीं हैं या जिनकी सलाहियत जो है वो ज्यादा सोच नहीं सकते हैं, उस उनके लिए भी अलग अलग तरह के नफ्सियाती टेस्ट बने हुए होते हैं जिसकी मदद से हम उनके उनके हर एक पहलू के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। चाहे उनकी शख्सियत से जुड़ी हुई बातें हो, उनकी जहनी सलाहियत हो, उनकी इल्मी सलाहियत हो, उनकी जज्बाती कामकाज का तरीका हो, वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें जो है वो हम नफ्सियाती टेस्ट की मदद से नाप सकते हैं। तो ये हम कह सकते हैं कि नफ्सियाती टेस्ट एक ऐसा टेस्ट होता है जो मयारी होता है, जिसमें ऑब्जेक्टिविटी होती है और इंसान के वो जहनी और रवैये से जुड़े हुए खसूसियात के बारे में जानकारी पैदा करती हैं। इसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं कि इस तरह की जो जितने भी तरह की जो जांच होती है तो वो इंसान के रवैये को नापती है। ये उस हद तक नाप करके वो हमें समझाती हैं, बताती हैं, जिससे कि हम उनके उस रवैये के बारे में कुछ पेशेनगोई कर सकते हैं। यानी कि वो जो रवैया किसी भी इंसान का जो कोई रवैया होता है, उस रवैये की जब किसी टेस्ट के जरिए पैमाइश होती है, उसको नापा जाता है, तो उससे जो नतीजे हासिल होते हैं उन नतीजों के बिना पर हम उन रवैयों के बारे में कुछ पेशेनगोइयां कर सकते हैं, जिससे कि उस इंसान के बारे में बहुत सारी बातें आया हो सकती हैं। अब सवाल ये है कि जब नफ्सियाती टेस्ट इतने ज्यादा काम के हैं और इनकी जो खसूसियात है वो बहुत ज्यादा है, तो आखिर इसको जब बनाया जाता है तो उसमें उसके क्या कुछ मफरूजे होते हैं, कुछ उसका बेस होता है। तो नाजरीन, नफ्सियाती टेस्ट के बहुत सारे मफरूजे हैं जिनके बिना पर उस टेस्ट को किसी भी नफ्सियाती टेस्ट को बनाया जाता है। सबसे पहले तो ये बात जरूरी होती है कि जो भी टेस्ट बनाया जा रहा हो उसमें इस बात की तस्दीक करनी जरूरी होती है, या ये देखना बहुत ज्यादा खास हो जाता है कि वो टेस्ट उसी चीज को नाप रहा है जिस चीज की वजह से बनाया गया है, या वो किसी और चीज को भी नापता है।
मिसाल के तौर पर अगर हम किसी इंसान के ज़हनी सलाहियत को मापने के लिए कोई टेस्ट बनाते हैं, तो उस टेस्ट के ज़रिए सिर्फ़ और सिर्फ़ ज़हनी सलाहियत ही मापना होना चाहिए। अगर वो टेस्ट ज़हनी सलाहियत के साथ-साथ किसी और चीज़ को भी नापता है, मिसाल के तौर पर उसकी शख्सियत को भी नापता है, उसकी दिलचस्पी को भी नापता है, तो ये टेस्ट जो है वो ज़्यादा सही टेस्ट नहीं होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें शामिल हो जाती हैं और एक इंसान के सभी पहलुओं को एक साथ माप करके उसके बारे में कुछ कुछ पेशन गोई करना वो बहुत सही नहीं हो सकता। तो सबसे पहली बात, या सबसे पहली ज़रूरत जो है किसी भी नफ्सियाती टेस्ट को बनाने में ये होती है कि हम इस बात की तस्दीक करेंगे, इस बात के लिए पहले पूरी अच्छी तरह से इत्मीनान हो जाए कि वो टेस्ट सिर्फ उसी चीज़ को मापता है, उसी चीज़ को नाप रहा है जिस चीज़ के उस टेस्ट को बनाया गया है। किसी इंसान का रवैया और जो टेस्ट के रिजल्ट आते हैं, जो स्कोर आते हैं, वो क्या होते हैं, क्या होने चाहिए? वो कुछ दिनों तक वैसे ही होने चाहिए जैसा कि हमें उस दिन मिला जिस दिन हमने किसी इंसान का टेस्ट लिया। यानी कि अगर मान लीजिए कि किसी इंसान की ज़हनी सलाहियत को नापने के लिए हमने एक इंटेलिजेंस टेस्ट, ज़हनी जो टेस्ट होते हैं उसको लगाया और उस पर उसका जो रिज़ल्ट है, जो नतीजे हैं वो हमें मिले। तो वो जो नतीजे या जो स्कोर है वो कम से कम कुछ दिनों तक तो वैसे ही मिलने चाहिए, क्योंकि जितनी बार भी हम करें तो नतीजे हमें उतने ही मिलने चाहिए, कम से कम कुछ दिनों तक। ये हमेशा ऐसा होगा ये नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इंसानी फितरत में बदलाव होता है वक्त और हालात के साथ, माहौल के साथ, या और भी बहुत सारे ऐसे वजूहात होते हैं जिससे इंसान का रवैया जो है वो बदलता है। लेकिन कुछ दिनों तक ऐसा ये ज़रूरी माना जाता है कि कुछ दिनों तक कम से कम वो चीज़ें वैसी ही रहें जैसे उस दिन वो मिली थी। तो एक ये ज़रूरी बात है। दूसरी ज़रूरी बात ये है कि जिस टेस्ट को हम किसी इंसान पर किसी चीज़ को मापने के लिए लगाते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर हम इंटेलिजेंस टेस्ट की बात को लेकर के आगे चलते हैं कि जो ज़हनी सलाहियत को नापने के लिए हमने किसी इंसान के ऊपर इंटेलिजेंस टेस्ट लगाया, तो उस इंसान को उस टेस्ट में जितने भी आइटम्स हैं, आइटम्स कहते हैं कि उस टेस्ट में जितने भी सवालात होते हैं उनको हम नफ्सियात में आइटम्स कहते हैं। तो वो उसके जितने भी आइटम हैं उसको वो उसी तरीके से समझ सके जो जिस तरीके से वो लिखा गया है, या जो उसका मकसद है। यानी कि यहाँ पर ये बात नहीं होनी चाहिए कि कोई इंसान किसी टेस्ट के जितने भी आइटम है उसको वो या तो समझ नहीं रहा हो, या उसको समझने में अगर वो गलती कर देता है तो उसकी जो जवाबात होते हैं उससे वो गलत जवाब मिल जाते हैं और फिर उसकी स्कोरिंग भी गलत हो सकती है। तो यहाँ पर ये ज़रूरी होता है कि आइटम इस ढंग से तैयार किए जाए, जो सवालात होते हैं इस ढंग से तैयार किए जाएँ कि जब कोई इंसान उसे पढ़े और तो पढ़ करके उसको वैसा ही समझे जो जितना कि जैसा कि उससे पूछा जा रहा है। जितना जैसा कि उस सवाल का मकसद होता है। अगर इस उस सवाल में ये है, अगर इस सवाल ये उसमें लिखा है कि क्या आप बहुत जल्द परेशान हो जाते हैं? मिसाल के तौर पर ये एक नमूना है कि क्या आप बहुत जल्द परेशान हो जाते हैं? तो इस आइटम के बारे में उसको उतना ही समझना है कि हमें इस सवाल का जवाब देना है कि हाँ, हम बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं, या हाँ, बिल्कुल हम परेशान नहीं होते हैं, या कभी भी हमको कोई कोई परेशानी नहीं होती है, वगैरह-वगैरह। तो लेकिन इसको छोड़ करके अगर वो कुछ और सोचे कि किसी खास माहौल में हम परेशान हो जाते हैं, किसी खास हालात में हम परेशान हो जाते हैं, या किसी खास मौके पर हम परेशान हो जाते हैं, ऐसा सोच करके अगर वो जवाब देगा, तो वो जवाब हो सकता है कि वो जवाब वो गलत हो जाए और उससे जो हमें स्कोर मिलते हैं, वो स्कोर भी गलत हो जाए। तो एक बात यहाँ पर ये खास तौर पर ध्यान दी जाती है, जिस पे खास तौर पर ध्यान दी जाती है कि जो आइटम बनाए जाते हैं, जो जितने भी सवालात होते हैं, वो उस ऐसे बनाए जाएँ ताकि लोगों की समझ में आसानी से आ जाए और उसको लोग उसी तरीके से समझ करके उसका जवाब दें। दूसरी बात कि जितना जिस तरह से जो सवाल पूछे जाते हैं, या सवाल पूछने का जो मकसद होता है, तो जो भी इंसान उस सवाल को पढ़ करके उसके जवाब देता है, वो बिल्कुल सही जवाब दे सके।
यानी कि उसको किसी तरह का कंफ्यूजन ना हो सकता है कहीं कभी कभी कुछ सवालात ऐसे होते हैं जिसमें इंसान के जो जवाबात हैं या जो उसकी समझ है उसमें वो पशुपेश में पड़ जाता है कि क्या लिखें या क्या कहा जाए, हाँ कहें या ना कहें, या इस सवाल का जवाब तो मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है कि हम किस तरफ से इसका हम जवाब दें या किस तरह से इसका जवाब दें। तो ऐसे में उसके उसका जो जवाब होगा, अगर वो किसी कुछ या तो उसको छोड़ देता है या उसके जवाब वो नहीं देता है या कुछ गलत तरीके से जवाब दे देता है अगर, तो वहां पर भी टेस्ट जो है वो नाकामयाब माना जाता है, क्योंकि उस गलत जवाब के बिना पर जो नंबर आए, जो स्कोर मिला, वो स्कोर गलत माना जाता है, उसको फेक कहा जाता है। तो यहाँ पर इस बात की जरूरत पर ध्यान दिया जाता है कि जो इंसान किसी टेस्ट को पढ़े तो पढ़ करके उसको उसका जो जवाब है वो सही सही वो दे सके। उसके बाद बहुत सोच करके, किसी भी आइटम को पढ़ने के बाद बहुत सोच करके, उसको समझ करके, ईमानदारी से अपने जज्बातों को ध्यान में रख के वो उसका जवाब दे। यानी कि सिर्फ कई एक बार कुछ सवालात ऐसे होते हैं जिसका जवाब हम अगर हाँ में दें तो हमें इस बात की गलत फहमी हो सकती है या इस बात का डर हो सकता है कि सामने वाले को हमारे बारे में जो मैसेज जाए, जो खबर जाएगी, वो हो सकता है कि हमारे बारे में अच्छा इम्प्रेशन नहीं दे। यानी कि सामने वाला ये सोचने लगेगा कि अरे इसका जवाब अगर इस तरह से आया है, यानी कि इसकी शख्सियत में ये सारी खराबी है, इसका मतलब। तो कई एक बार हम क्या करते हैं, हम कहने से मतलब यहाँ पे कि जिस पर कोई भी टेस्ट लगाया जाता है तो वो इंसान क्या करता है कि जवाब सही जानते हुए भी ईमानदारी से उसका जवाब नहीं देते हैं, क्योंकि इससे उनकी अपनी शख्सियत पर कोई आंच आने की गुंजाइश, ऐसा वो महसूस करते हैं। वो महसूस कर लेते हैं कि हो सकता है कि हमारी शख्सियत पर कोई आंच आ जाए या हमारे बारे में लोगों की जो राय है वो बदल जाए। तो वो अपने जज्बातों को, अपनी सोच को क्या करते हैं, बनावटी बना देते हैं और सही जवाब जानते हुए भी उसकी जगह पर वो गलत जवाब लिख देते हैं। तो जब भी आइटम बनाया जाता है या कोई टेस्ट तैयार किया जाता है तो इस बात को भी ध्यान में रखा जाता है और कोशिश ये की जाती है कि कोई भी जो टेस्ट है वो इस तरीके का बने कि सामने वाला जब कोई इंसान उसको, उस सारे सवाल को, उसके आइटम्स को पढ़े तो पढ़ करके उसकी जो जवाब है वो सही सही दे सके और उसे किसी भी तरह की कोई कश्मकश में, पशोपेश में ना पड़ना पड़े कि क्या किया जाए, सही जवाब दिया जाए या गलत जवाब दिया जाए या कुछ बनावटी जवाब दिया जाए। तो यहाँ पर इस बात को मद्देनजर रखते हुए किसी टेस्ट को बनाया जाता है कि ज्यादा से ज्यादा सही जवाब जो है वो मिल सके। और उसके बाद यहाँ पर ये एक और ख़ास चीज़ होती है कि जो टेस्ट के या जो आपकी जाँच के नंबर आते हैं और जो जिस शख्स से वो नंबर मिलते हैं, उसका जो अपना नंबर है और उस टेस्ट का जो नंबर है, वो नंबर काफ़ी हद तक बराबर हो सके। यानी कि उसमें उसकी गलतियों के साथ उसके जो नंबर हैं वो उसको मिल सके, यानी कि कुछ उसमें गलतियां भी हो सकती हैं, कुछ उसके सही या गलत जवाब भी उसमें शामिल हो सकते हैं, लेकिन उसमें ये होना चाहिए कि जो जांच के जो स्कोर है, किसी इसके किसी भी फर्द के जो जांच की जो स्कोर है, तो वो उसके अपने जो सही स्कोर होने चाहिए उससे लगभग बराबर होने चाहिए। तो ये कुछ इस तरह के मफरूजे हैं जब किसी टेस्ट को बनाया जाता है, तो इन चीजों को खास तौर पर ध्यान में रखा जाता है। अगला यहाँ पर जो टेस्ट से या जांच से जुड़ी हुई जानकारी है वो है कि जब मफरूजे तैयार कर लिए जाते हैं तब टेस्ट की खासियत पर भी ध्यान दिया जाता है कि एक टेस्ट के अंदर कौन कौन सी खासियत होनी चाहिए। तो जब हम एक टेस्ट बनाते हैं तो उसके अंदर जब बन के वो तैयार हो जाता है तो कुछ खास बातें जो है वो ध्यान में रख करके उस टेस्ट को बनाया जाता है, जिसमें कि सबसे पहले तो जैसे अभी हमने आपको पहले बताया कि उसमें मयारकारी,
टेस्ट को स्टैंडर्डाइज बनाया जाता है, उसको मयारी बनाया जाता है, ताकि जब जब भी जो भी उसका इस्तेमाल कर सके वो उसको उसी तरीके से इस्तेमाल कर सके, उसमें किसी भी तरह का रद्द बदल ना कर सके, और उसमें उसकी कोई गुंजाइश भी ना हो, यानी कि उसमें कोई हेर फेर करने की, कोई जोड़ तोड़ करने की गुंजाइश भी ना हो, और वो बिल्कुल वही चीज को मापे, उसी चीज को वो नापे जिस चीज के लिए उसे बनाया गया है। मिसाल के तौर पर इंटेलिजेंस टेस्ट से सिर्फ हम जहनी सलाहियत ही नाप सकते हैं। शख्सियत से जुड़े हुए जितने भी जांच है उससे हम अलग अलग तरह की शख्सियत के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। इस तरह से और भी जितनी तरह की भी इंसानी सलाहियत से जुड़ी हुई जांच होती है उसको स्टैंडर्डाइज होना चाहिए। इसके बाद उसमें मारूजियत होनी चाहिए। मारूजियत में जैसे हमने बताया आपको कि जब भी मारूजियत अगर किसी चीज में है, तो कोई भी इंसान जब उस चीज का इस्तेमाल करता है तो उसको उसके नतीजे उसको बिल्कुल वैसे ही मिलते हैं जैसा कि पहले इंसान को मिले थे। इसमें वो उसकी तरफ से कोई फेरबदल नहीं हो सकता है, या ये हो सकता है कि उसमें कोई कमी बेशी वो नहीं कर सकता है। इसके बाद टेस्ट के उसूल। किसी भी टेस्ट को जब हम बनाते हैं तो उसके उसूल होते हैं, हर जगह के, हर इसके खासियत के, हर तरह के लोग दुनिया में अलग अलग तरह के हैं। कोई हर उनकी कोई सखावती तौर पर अलग है, कोई अपने मुल्क के तौर पे अलग है, कोई अलग मुल्क के है, कोई अलग शहर के हैं, किसी अलग अलग, सब लोग अलग अलग तरह, कोई जात अलग है, मजहब अलग है, उस पैमाने पर, और उन सब का अपना अपना एक उसूल है। तो ये जब हम कोई टेस्ट को बनाते हैं तो उस टेस्ट को हम जिस जगह के लिए बना रहे हैं या जिन लोगों के लिए बना रहे हैं उसके उसूल के हिसाब से बनाना है, तो ताकि उसको ज्यादा से ज्यादा लोगों पर लगाया जा सके। इसके बाद उसका इस्तेमाल, कि वो टेस्ट काबिल इस्तेमाल हो, यानी कि ऐसा नहीं कि हमने सब टेस्ट बना दिया लेकिन वो इस्तेमाल के लायक ही नहीं है। तो उसमें ये बात भी जरूरी है कि कोई भी टेस्ट जब हम बनाते हैं तो उसका वो इस्तेमाल के लायक हो, यानी कि वो इतना आसान हो, उसको लगाना आसान हो, उससे लोगों के रवैयों के बारे में जानकारी लेना आसान हो, उसकी स्कोरिंग करनी आसान हो, और उससे जो जानकारी मिलती हो वो भी हमें आसानी से मिल जाए अगर, तो हम उस टेस्ट को इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करते हैं। इसी वजह से नाजरीन, आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ टेस्ट जो है वो बड़े आम हो जाते हैं, बहुत खास हो जाते हैं, बहुत ज्यादा लोगों के पसंदीदा हो जाते हैं, और बार बार लोग उसका इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये आम लोगों तक उसकी पहुंच, उसकी आसानी जो है वो ज्यादा कामयाब हो जाती है, जिसकी वजह से लोग उसी टेस्ट को बार बार इस्तेमाल करते हैं। तो ये उसका एक उस टेस्ट की खासियत ये हो गई कि वो टेस्ट जो है वो इस्तेमाल के लायक है। दूसरी बात जो और भी ज्यादा खास है वो ये है कि कोई टेस्ट इतबार के मुताबिक से भी सही हो, यानी कि वो उस टेस्ट के जरिए जब हम किसी चीज को मापते हैं या किसी सलाहियत की जानकारी हासिल करते हैं तो उसका एतबार जो है वो काबिल एतमाद है, यानी कि उससे जो नतीजे हमें आए जो नतीजे हमें मिले उस पर हम भरोसा कर सकते हैं, और जितना ज्यादा हम भरोसा कर सकते हैं वो टेस्ट उतना ही ज्यादा दुरुस्त कहलाता है, यानी कि उसमें उसकी दुरुस्तगी उतनी ज्यादा सही मानी जाती है, कि क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा भरोसे के लायक है, ज्यादा से ज्यादा हम उस पर एतबार कर सकते हैं, इसलिए वो टेस्ट ज्यादा सही है, दुरुस्त है। तो ये नफ्सियाती टेस्ट की कुछ खसूसियात है जिसकी जिसको कि किसी भी नफ्सियाती टेस्ट को बनाते वक्त या उसका इस्तेमाल करते वक्त इन सभी पहलुओं पर नजर डालना जरूरी हो जाता है, कि हम उन टेस्ट के जिस टेस्ट को हम अपना रहे हैं या जिस टेस्ट को हम अपने तहकीक के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं उस टेस्ट का की खसूसियात कैसी है, उसमें उसकी सारी बाकी चीजें जो हैं वो कितनी ज्यादा सही है, कितना ज्यादा उसको हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब टेस्ट के बारे में दो बातें बहुत खास तौर पर बताई गई हैं, एक उसकी दुरुस्तगी के बारे में और एक उसके एतबार के बारे में। तो नाज़रीन, सबसे पहले हम बात करें दुरुस्तगी की, कि आखिर ये दुरुस्तगी क्या होती है। तो दुरुस्तगी को समझाने के लिए ये कहा जा सकता है कि जिस चीज को कोई जिस चीज को नापने के लिए जिस टेस्ट को बनाया जाता है
वो ही उसकी दुरुस्तगी है। यानी कि अगर हम ये कहें कि इंटेलिजेंस टेस्ट के जरिए हम किसी की शख्सियत को माप सकते हैं, उसके बारे में बता सकते हैं, तो ये गलत होगा, क्योंकि इंटेलिजेंस टेस्ट सिर्फ जहनी सलाहियत को ही माप सकता है, उसके बारे में बता सकता है। तो चूंकि वो जहनी सलाहियत को माप रहा है, इसलिए इंटेलिजेंस टेस्ट की जो दुरुस्तगी है वो ज्यादा सही होगी। इसके बारे में कहा जा सकता है कि दुरुस्तगी के बारे में ये कहा जा सकता है कि दुरुस्तगी का तस्वुर केली ने वाजा किया था। केली एक माहिर नफ्सियात का नाम है, जिन्होंने दुरुस्तगी के बारे में बताया सबसे पहले, और उसने बताया कि एक टेस्ट दुरुस्त है अगर वो पैमाइश करता है जिसका वो दावा करता है। यानी कि अगर ये टेस्ट कहता है कि हम इंटेलिजेंस को नाप रहे हैं, हम इंटेलिजेंस के बारे में बता रहे हैं, तो और वो सचमुच इंटेलिजेंस या जहनी सलाहियत को ही बता रहा है, तो इसका मतलब उसकी दुरुस्तगी बिल्कुल सही है। मिसाल के तौर पर जहानत के इम्तिहान में जहानत की पैमाइश होनी चाहिए, ना कि किसी और चीज जैसे याददाश्त वगैरह की। याददाश्त और जहानत बहुत आसपास है, लेकिन फिर भी जहानत की पैमाइश के लिए जहानत वाले टेस्ट ही लगाने होंगे, और जब जहानत जो जिस टेस्ट से हम सिर्फ जहानत को की पैमाइश कर पाएंगे, तो वो टेस्ट जो है वो उसमें उसकी दुरुस्तगी सही मानी जाएगी। अब इसके बहुत सारे एग्जाम बताए गए हैं। इस एग्जाम में इसके बहुत सारे अलग अलग तरीके इसको हम कह सकते हैं, जिसके जरिए हम किसी टेस्ट के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं कि उसकी दुरुस्तगी किस हद तक है। सबसे पहले इसमें जिस तरह की दुरुस्तगी के बारे में बताया गया है, वो है चेहरे की दुरुस्तगी। चेहरे की दुरुस्तगी में हमारे और आपके चेहरे की बात नहीं है, बल्कि टेस्ट के चेहरे की दुरुस्तगी। यानी कि जो टेस्ट है उसको देख करके ही हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि इस तरह के टेस्ट से किस चीज को मापा जा रहा है। यानी कि अभी टेस्ट को ना पढ़ा गया, ना लगाया गया, ना उसके स्कोर के बारे में कुछ कोई जानकारी मिली, लेकिन उसके ऊपर के चेहरे को, उसके ऊपरी हिस्से से ही हम ये समझ जाते हैं कि ये टेस्ट किस चीज को की पैमाइश करने जा रहा है। तो चेहरे की दुरुस्तगी सिर्फ ये है कि आया टेस्ट उसकी पैमाइश करता है जिसका वो दावा करता है। ये दुरुस्तगी का सबसे कम नफीस पैमाना है। मतलब कि सब इसमें बिल्कुल साफ तौर पर यह है कि जो जाहिर है उसी से पता चल रहा है कि किस चीज की पैमाइश हो रही है। इसे चेहरे की दुरुस्तगी कहा जाता है। इसके बाद तामीर की दुरुस्तगी। तामीर की दुरुस्तगी में क्या होता है कि इसका इजाद जो है, इसके बारे में बताया दें कि इसका इजाद कार्न बॉल और मेहल ने 1955 में किया था। इस किस्म की मौजूनियत से मुराद उस हद तक है कि एक टेस्ट किसी मखसूस नजरियाती साख्त या खासियत को पकड़ता है। किस चीज को पकड़ता है? किसी मखसूस खासियत को पकड़ता है, और यह दुरुस्तगी के कुछ दूसरे पहलुओं के साथ ओवरलैप करता है। ओवरलैप करता है इसका मतलब कि ये जो है वो सहारे के तौर पर काम कर सकता है। इस पे ये हम कह सकते हैं कि वो किसी एक खास तरीके, इस खास खसूसियत को पकड़ता है और उसके बारे में बताता है। तो यहाँ पर ये कहा जा सकता है, इसीलिए इसे कहा जाता है कि इसको तामीर की दुरुस्तगी का नाम दिया गया है, कि एक टेस्ट जो है वो उसमें जो उसकी जो पहलू है, उसकी जो खासियत है, उन सबकी खासियत के साथ नहीं, बल्कि किसी एक चीज को पकड़ कर उसके बारे में बताता है। तो जो बाकी खासियत है उसके बारे में दूसरे टेस्ट बताएंगे, इसलिए इसका नाम तामीर की दुरुस्तगी रखा गया है। तामीर की दुरुस्तगी के बाद मवाद की दुरुस्तगी। मवाद की दुरुस्तगी में क्या होता है कि आया तहकीक में इस्तेमाल शुदा मापा पहलू दुरुस्त तरीके से उस मौजू की नुमाइंदगी करता है जिसकी पैमाइश महकक करना चाहते हैं। किसकी नुमाइंदगी करता है? ये टेस्ट जो है, ये इस तरह की जो दुरुस्तगी है, ये किसी भी तहकीक में इस्तेमाल शुदा मापा हुआ पहलू दुरुस्त तरीके से उसे मौजू की नुमाइंदगी करता है। ये भी मौजूई फैसलों पर मुबनी है। यानी कि इस तरह के जो दुरुस्तगी है,
जिसको हम मवाद की दुरुस्तगी कहते हैं, इसमें क्या होता है कि जिस चीज पर मापा गया है, तो उसकी जुबानी सलाहियत, उसकी बनावट वगैरह से ये वाबस्ता होता है। इसको इसीलिए कहा जाता है लॉजिकल वैलिडिटी, यानी कि इसमें ये कहा जा सकता है कि इसमें एक तरह से उसकी जो उस टेस्ट में जितनी चीजें हैं शामिल हैं, जैसे कि उसकी उस टेस्ट की बनावट है या उसकी जो जबानी उसमें सलाहियत जो होनी चाहिए, उन सब चीजों की दुरुस्ती को ये मापता है। इसके बाद इसमें है मयार से मुतालिक दुरुस्तगी। मयार से मुतालिक इसकी मयार की दुरुस्तगी तहकीक में इस्तेमाल होने वाले पैमाइश के दिगर खुसूसियात और इक़दामात से ताल्लुक की जांच करती है। यानी कि इसमें क्या किया जाता है कि एक जांच, जिसे टेस्ट कहते हैं, वो उसका रिश्ता किस चीज से बनता है? उसका रिश्ता उस चीज से बनता है जिसमें कि कोई इंसान किसी टेस्ट के जिस इंसान पर किसी टेस्ट को लागू किया जा रहा है, तो वो टेस्ट और उस इंसान का उस टेस्ट पर जो परफॉर्मेंस कारकर्दगी है उसके बीच में एक रिश्ता बनाता है। तो किसी न किसी एक मयार से जुड़ा हुआ ये टेस्ट होता है, और इसके भी अलग अलग कुछ इकसाम हैं। इसके दो अलग खास इकसामात हैं, इसको माहिर नफ्सियात ने खास तौर पर बताया, जिसमें कि सबसे पहले है इम्तियाजी एतबार। तो इसमें क्या होता है कि अगर कोई पैमाना मुनासिब तरीके से खुद को अलग करता है या उन गिरोहों के दरमियान फर्क नहीं करता जो नजरियाती वजूहात या पिछली तहकीक के बुनियाद पर मुख्तलिफ हो या मुख्तलिफ ना हो, तो उस चीज को यहाँ पर ये उसके बारे में बताता है या उसकी दुरुस्तगी के बारे में बताता है कि अगर कोई पैमाना मुनासिब तरीके से खुद को अलग करता है, सही तरीके से खुद को अलग करता है, यानी कि उस चीज को वो नहीं मापता है, उस चीज को वो उसकी पैमाइश नहीं करता है। जैसे कि मिसाल के तौर पर यहाँ पर देखिए, ये बताया गया है कि अगर किसी नौकरी या किसी चीज के लिए जब पैसा जमा किया जाता है, उसकी उसकी काबिलियत, उसकी सलाहियत के बारे में जो जानकारी होती है या उसकी जो पहचान होती है, वो उसमें शामिल किया जाता है कि इसमें कुछ ग्रुप या कुछ जो गिरोह है उससे उनको वो अलग कर लेता है। यानी कि उस जिस चीज के लिए हम उसको नाप रहे हैं, उसके किसी एक हिस्से को वो अपने आप अलग कर लेता है। इसको हम इम्तियाजी एतबार कहते हैं। इसके बाद हम आहंगी दुरुस्तगी, इसको कहा जाता है कि इसमें क्या होता है कि पहले से एक चीज जो है वो कबूल होती है, पहले से ही उसको हम अपना के रखते हैं, तो उसके साथ जो दूसरा जुड़ता है वो उससे कितना मिलता जुलता है या उसको वो कितना उसके साथ उसका जो रिश्ता है वो बंधा हुआ है, इसको वो इसके बारे में वो बताता है। तो इसको हम ये कह सकते हैं कि इसमें दो मुख्तलिफ तशखीसों के दरमियान मुआहदे के मकदार की निशानदेही होती है, मुआहदे के मकदार की निशानदेही होती है। आमतौर पर एक तशखीस नया है, जबकि दूसरा अच्छी तरह से कायम है और पहले से ही दुरुस्त साबित हो चुका है। यानी कि एक तशखीस जो है वो पहले से कायम है, दुरुस्त भी साबित हो चुका है, लेकिन जो दूसरा नया आया है उसके साथ पहले वाले का जो तालमेल है वो कितना ज्यादा सही है या कितना ज्यादा उसके साथ वो जुड़ा हुआ है, कोरिलेटेड है, तो ये चीज कहलाती है हम आहंगी दुरुस्तगी। इसके बाद मतजाद दुरुस्तगी, अंग्रेजी में इसे कन्वर्जेंट वैलिडिटी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि इससे मुराद ये है कि नया पैमाना दूसरे मुतगरात और एक ही साख्त के दिगर इक़दामात से कितना करीब से मुतालिक है। यानी कि एक जो नया पैमाना है, जो नई चीज जिस चीज को मापने के लिए आई है, उसका पहले से जो कायम रिश्ता है उसके साथ वो जो पहले से जो मुतगरात हैं, जो अलग अलग वेरिएबल्स है, जो मुतगरात है, उनके साथ उसकी वो कितना समान है, कितना एक जैसा है, या उससे कितना ज्यादा उसमें एक जैसा वो दिखता है। ये चीजें जो है
मतजाद दुरुस्तगी में आती हैं, या कन्वर्जेंट वैलिडिटी में ये कहा जा सकता है कि इसमें किसी पहले से जो हमारे वेरिएबल्स हैं उनके साथ जो नया पैमाना आया वो उसका जो मिलान है या उसके साथ जो उसका जो तालमेल है वो कितना ज्यादा सही है। इसके बाद मतनु दुरुस्तगी। मतनु दुरुस्तगी के टेस्ट ऐसे तश्कील देते हैं जिनका कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए। इनका नाम ही है, अंग्रेजी में से देखिए डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी कहा जाता है। और तो इसमें ये है कि जिसका कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए और हकीकत कोई रिश्ता हो नहीं होना चाहिए, कोई रिश्ता नहीं होना चाहिए। अगर किसी तहकीकी प्रोग्राम को इन दोनों किस्मों की तौसीक का हामिल रखा जाता है, दिखाया जाता है, रखा जाता है, तो उससे बेहतरीन तामीराती जवाब के तौर पर भी समझा जा सकता है। यानी कि यहाँ पर ये चीज है कि जिस चीज को या जिस चीज का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिस जांच का या जिस टेस्ट का, तो उसकी जो उसका ताल्लुक जो है वो किसी चीज से साथ नहीं होना चाहिए और ना ही से कोई रिश्ता होना चाहिए। अगर रिश्ता होगा तो फिर वो उस चीज से अलग उस चीज को नहीं नाप सकेगा। तो यहाँ पर वो चीज है कि वो जिस चीज को इस्तेमाल किया जाना है तो वो पहले से जो चीज है उसके साथ उसका कोई तालमेल जो है वो नहीं होना चाहिए, कोई रिश्ता नहीं होना चाहिए। पेशन गोई की दुरुस्तगी की एक दूसरा तरीका है। इसमें क्या किया जाता है, इसमें आप नाम से भी समझ सकते हैं कि जब किसी टेस्ट के जरिए, किसी जांच के जरिए किसी के बारे में कुछ जानकारी मिलती है, किसी चीज को कोई टेस्ट सही नाप के बता देता है, तो फिर उसके बिना पर हम पेशन गोई करते हैं। तो पेशन गोई की दुरुस्तगी वो डिग्री है जिस तक टेस्ट के स्कोर किसी मयार की पैमाइश पर स्कोर को दुरुस्त पेशन गोई करते हैं, यानी कि ऐसा होगा, वो पहले से ही इनको पता, वो पेशन गोई कर सकते हैं। एक नुमाया मिसाल वो डिग्री है जिस पर कॉलेज के दाखिला टेस्ट के स्कोर कॉलेज के ग्रेड पॉइंट औसत की पेशगोई करते हैं। यानी कि दाखिला टेस्ट के जो नतीजे आते हैं, जो स्कोर आते हैं, उससे उसके ग्रेड पॉइंट औसत के बारे में पेशन गोई किया जा सकता है कि ये टेस्ट जो है वो बता सकता है कि वो जो किसी बच्चे का जो एडमिशन के वक्त में, दाखिले के वक्त में जो टेस्ट का जो स्कोर था, उस स्कोर के बिना पर उसके ग्रेड पॉइंट के बारे में बताया जा सकता है, पेशन गोई की जा सकती है। इसके बाद है बढ़ती हुई दुरुस्तगी। बढ़ती हुई दुरुस्तगी का मतलब है कि वो हद जिस तक एक मौजूदा टेस्ट किसी तामीर के बारे में मुनफरद मालूमात फराहम करता है जो कि उस तामीर के मौजूदा टेस्टों के जरिए पेश किया जाता है। यानी कि इसका जैसे नाम है बढ़ती हुई दुरुस्तगी। बढ़ती हुई दुरुस्तगी का मतलब ये हो गया कि एक ऐसा टेस्ट, एक ऐसा उपाय जिसे हम कह सकते हैं या जिसे माप कह सकते हैं, वो उसी टेस्ट के जैसे जो दूसरे टेस्ट है उसके साथ उसका जो रिश्ता है वो काफी मजबूत होता चला जाता है। और इसको इसीलिए तामीर की मौजूदा टेस्टों के जरिए पेश किया जा सकता है। ऐसा कहा जा सकता है कि तामीर, क्योंकि एक टेस्ट जिस चीज को मेजर कर रहा है तो दूसरा टेस्ट जो है जब वो उससे ज्यादा मजबूत तौर पर उससे अपना रिश्ता जो है वो कायम कर लेता है, इसको बढ़ती हुई दुरुस्तगी कहा जाता है। यानी कि अगर एक टेस्ट, मिसाल के तौर पर अगर एक टेस्ट की किसी इंसान के जहनत की पैमाइश कर रहा है और दूसरा टेस्ट भी उसी तरीके से उसकी जहनत की पैमाइश के बारे में बता रहा है और बहुत मजबूत तरीके से बता रहा है, तो ये बढ़ती हुई दुरुस्तगी का मिसाल होगा। यहाँ पे ये देखा जाएगा कि वो बढ़ती हुई दुरुस्तगी दिखा रहा है, क्योंकि एक टेस्ट तो पहले से ही बता रहा है और दूसरा टेस्ट जो उसी मजबूती के साथ वो बता रहा है, तो वो उसमें दुरुस्तगी ज्यादा होगी। अब दुरुस्तगी के बाद जो किसी भी टेस्ट की सबसे अहम खसूसियत है वो है एतबार या एतमाद या भरोसा, जिसे हम कह सकते हैं और अंग्रेजी में हम रिलायबिलिटी कहते हैं। तो एतबार या एतमाद से मुराद है कि एक तरीका किसी चीज के मुस्तकिल पैमाइश कैसे करता है। अगर एक ही नतीजा एक ही हालात में एक ही तरीके के इस्तेमाल करके
मुस्तकिल तौर पर हासिल किया जा सकता है तो पैमाइश को काबिल एतमाद समझा जाता है। एक ही तरीके से एक ही वक्त पर एक ही तरीके के नतीजे हासिल अगर हमें हो रहे हैं तो इसका मतलब कि उसमें एतबार ज्यादा की गुंजाइश ज्यादा है। इसके भी बहुत सारे अलग अलग इकसाम हैं और इसमें सबसे पहले है दोबारा काबिल एतमाद टेस्ट। अंग्रेजी में टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी कहा जाता है। नाम से भी आप समझ सकते हैं कि दोबारा काबिल एतमाद टेस्ट, यानी कि 2 बार आपको उसका एतमाद हासिल है। एक टेस्ट को एक बार किया गया, फिर दोबारा किया, रीटेस्ट किया गया और उसके बाद उसके जो नतीजे हमें मिलते हैं वो काबिल एतमाद होते हैं, क्योंकि वो दोबारा भी हमें वैसे ही नतीजे हासिल हो रहे हैं। तो टेस्ट दोबारा काबिल एतमादियत का एक पैमाना है जो अफराद के एक ग्रुप को एक ही वक्त के दौरान 2 बार, एक ही वक्त के दौरान 2 बार एक ही टेस्ट के इंतजाम से हासिल किया जाता है। यानी कि जब हम दोबारा टेस्ट करते हैं तो उसमें दूसरा टेस्ट नहीं लगाते हैं, उसमें वही टेस्ट लगाते हैं और उसी वक्त में भी लगाते हैं। इसके बाद टाइम 1 और टाइम 2 यानी कि पहला और दूसरा के स्कोर को वक्त के साथ साथ इस्तेकाम के लिए टेस्ट का जायजा लेने के लिए बाहम मबूत किया जा सकता है। यानी कि वक्त भी और उसके जो नतीजे जो आए उसको भी हम इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि किसी टेस्ट का एतमाद जो है वो कैसा हो सकता है। अगर दोनों बार हमें एतमाद वाले नतीजे हासिल होते हैं तो इसका मतलब उस टेस्ट का एतमाद बहुत ज्यादा है। इसके बाद मुतबादिल शक्ल एतबार। मुतबादिल शक्ल एतबार टेस्ट के 2 मुख्तलिफ लेकिन मसावी शक्लों के दरमियान टेस्ट के नतायज की मुस्तकिल मिजाजी है। मुतबादिल शक्ल की एतमाद का इस्तेमाल उस वक्त किया जाता है जब एक ही टेस्ट के 2 शक्लों का होना जरूरी होता है। एक ही टेस्ट के 2 शक्ल का होना जब जरूरी होता है तो दोनों को साथ साथ चलाया जाता है और साथ साथ चला करके ये देखा जाता है कि पहला टेस्ट और दूसरा टेस्ट, इसलिए इसका अंग्रेजी में नाम ऑल्टरनेट फॉर्म रिलायबिलिटी इसे कहा जाता है। और इसमें ये देखा जाता है कि अगर एक में एतमाद हासिल है तो क्या दूसरे में भी हासिल हो रहा है और दोनों को साथ साथ चलाया जाता है, एक के बाद नहीं। जैसे रीटेस्ट में पहले एक बार किया जाता है और दूसरी बार फिर दूसरा टेस्ट किया जाता है तो वक्त भले वही होता है लेकिन उसमें पहले एक बार टेस्ट होता है और दूसरा टेस्ट दूसरी बार होता है, लेकिन इसमें दोनों टेस्ट साथ साथ चला दिया जाता है और तब उसके जो नतीजे हासिल होते हैं उससे एतमाद की जानकारी मिलती है। तीसरा तरीका जो इस्तेमाल में आता है वो है तकसीम निस्फ काबिल एतमाद, अंग्रेजी में स्प्लिट हाफ मेथड। यानी कि किसी टेस्ट को 2 हिस्से में बांट दिया जाता है, काट दिया जाता है। स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी मुस्तकिल मिजाजी का एक पैमाना है जिसके तहत आइटम्स का एक सेट जो पैमाना बनाता है डेटा के तज्जिया के मरहले के दौरान 2 हिस्सों में तकसीम होता है ताकि पैमाइश के हर निस्फ के स्कोर का एक दूसरे से मवाजना किया जा सके। यहाँ पर जब किसी टेस्ट के जरिए जो डेटा लिया जाता है और उसका जब तज्जिया किया जाता है तो तज्जिए के वक्त उसे आधे आधे हिस्से में बांट दिया जाता है। एक टेस्ट को 2 हिस्से में बांट दिया जाता है और दोनों हिस्से के नतीजों को, इसके स्कोर को इसके नाप करके उसका तज्जिया करके ये देखा जाता है कि उससे वो काबिल एतमाद है या नहीं है। तो सबसे पहले क्या होता है कि किसी भी टेस्ट को 2 हिस्से में बांट दिया जाता है, उसके बाद उसके जो स्कोर आते हैं, जो नतीजे आते हैं, उसके दोनों आधे आधे हिस्से के नतीजे को जोड़ करके उसका तज्जिया किया जाता है, माप करके उसका तज्जिया किया जाता है और तब ये जाना जाता है किसी टेस्ट में उसका जो एतमाद है उसका लेवल जो है वो क्या है। इसके बाद कुडर रिचर्डसन एतबार और आददी अल्फा एतमाद जिसे हम कह सकते हैं, इसे इसके तरीकों में रखा गया है। तो सबसे पहले नाजरीन हम ये समझें कि कुडर रिचर्डसन एतबार क्या है। तो कुडर रिचर्डसन नाम है, किसका नाम है? वो किसी
माहिर नफ्सियात का नाम है जिन्होंने इस तरह के टेस्ट का, इस तरह के एतमाद के बारे में बताया। और उन्होंने ये बताया कि अंदरूनी मुस्तकिल मिजाजी का तय करने के लिए शायद सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला तरीका है केडर रिचर्डसन अप्रोच। खास तौर पर इनका जो कुछ फार्मूला है KR20 और KR21 का जो फार्मूला है वो सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है कि जब आइटम दो, जब किसी भी सवाल का जवाब के जो ऑप्शन होते हैं वो सिर्फ दो ही हैं, जिसको यानी कि हाँ या नहीं, तीसरा तीसरा कोई उसमें जवाब या तीसरा कोई उसमें ऑप्शन जो है वो नहीं होता है। सिर्फ दो तरीके के से जवाब जब दिए जाते हैं तो उस तरह के टेस्ट में इस तरह के एतबार का जो फार्मूला है वो बहुत ज्यादा कारगर होता है और इसके जरिए उस टेस्ट के एतमाद को हासिल किया जा सकता है। क्रॉनबैक का अल्फा टेस्ट, जिसे हम अददी अल्फा टेस्ट भी कहते हैं, वो ये बताता है कि क्रॉनबैक का अल्फा घातांक सर्वे आइटम्स के एक सेट की अंदरूनी मुस्तकिल मिजाजी इंटरनल कंसिस्टेंसी, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं, या एतमाद की पैमाइश करता है। क्रॉनबैक का अल्फा एक मयारी 0 से 1 पैमाने पर मुआहदे की सतह को दुरुस्त करता है। आला इक़दार अशिया के दरमियान आला मुआहदे की निशानदेही करता है। और ख़ास तौर पर ये लिकट स्केल या उस तरह के ग्राफिक स्कोर रिस्पॉन्स में इसका इस्तेमाल होता है जहाँ पर आइटम्स जो है वो इस तरह से होते हैं जैसे कि एक से ज़्यादा ऑप्शन जो उनके होते हैं। तो या वहाँ पर इस तरह के टेस्ट का इस्तेमाल करके इसके एतबार को जांचा जा सकता है या उसके एतबार की जानकारी हासिल होती है। उसके बाद स्कोरर एतबार, स्कोरर रिलायबिलिटी। तो इसमें क्या होता है कि इसकी तारीफ लोगों के एक मखसूस ग्रुप के लिए मखसूस टेस्ट से हासिल करदा स्कोर की मुस्तकिल मिजाजी और इस्तेकाम के तौर पर की जाती है। मुस्तकिल मिजाजी लगातार उसकी जो कंसिस्टेंसी है वो बनी रहती है, यानी कि इसमें जो जितने तरह के भी आइटम्स होते हैं वो उसको लगातार तरीके से उसको जोड़ लिया जाता है, उसकी स्कोरिंग कर ली जाती है। और उसके बाद जो एक स्कोर करने वाला होता है वो ही एक जैसा ही नतीजा जो है वो अपने नतीजों से वो उन स्कोर से उन नतीजों को निकालता है। और जो अलग अलग तरीके के स्कोरर थे जिन्होंने अलग अलग तरीके से स्कोर किया, वो भी उनके जो नतीजे हैं वो भी जब एक जैसे ही होते हैं तो इनको स्कोरर एतबार कहा जाता है। यानी कि एक वो स्कोर करने वाला जिसने अपने तरीके से स्कोर किया और जो दूसरे तरीके से स्कोर कर रहे हैं उनका भी जब नतीजा जब एक जैसा हो जाता है तो इसको एतमाद जो है वो बढ़ जाता है और इसको स्कोरर एतबार कहा जाता है। अब है कि नफ्सियाती टेस्ट में मयारकारी, जैसे कि हमने बताया, आपको पहले ही बताया था आप लोगों को कि टेस्ट में मयारकारी बहुत जरूरी होता है और जब तक कोई टेस्ट स्टैंडर्डाइज नहीं होता है हम अपनी तरफ से उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ऐसे तो हमारे जहन में बहुत सारे सवालात आते हैं, बहुत सारे ख्यालात आते हैं और हम कोई टेस्ट को बना सकते हैं या कुछ सवालातों को जोड़ करके एक टेस्ट बनाया जा सकता है, लेकिन वो टेस्ट मयारकारी या मयारी टेस्ट नहीं कहला सकते हैं क्योंकि उसमें मयारकारी वाले जितनी बातें हैं वो शामिल हम नहीं करते हैं, क्योंकि उसके एतबार को, उसकी दुरुस्तगी को की हम जांच नहीं करते हैं। तो इसलिए ये जरूरी होता है कि कोई भी टेस्ट अगर मयारकारी नहीं है तो हम उसको साइंस ही नहीं कह सकते हैं, उसके नतीजे को हम उसमें ऑब्जेक्टिव नहीं कह सकते, उसके नतीजे पर हम भरोसा नहीं कर सकते हैं। इसलिए ये जरूरी है कि कोई भी टेस्ट जो है वो मयारी हो। तो नफ्सियात में मयारकारी उस वक्त होती है जब एक टेस्ट को यकसा बनाया जाता है। यकसा मीन्स का कहने का मतलब ये होता है कि एक जैसा बनाया जाता है या किसी मखसूस मयार पर अमल करने के लिए सेट किया जाता है। किसी खास मयार पर उसको बनाने के लिए या अमल करने के लिए सेट किया जाता है
तैयार किया जाता है। इसमें टेस्ट का इंतजाम और स्कोर करना शामिल है, यानी कि टेस्ट कैसे लागू होगा और कैसे उसकी स्कोरिंग होगी। तो यहाँ पर यह देखना होता है कि किसी टेस्ट को हम लागू कैसे करेंगे और हम उसकी स्कोरिंग उसके जो नतीजे हैं वो उसको कैसे हासिल करेंगे। तो ये एक चीज जरूरी होता है कि उसका इंतजाम और उसकी स्कोरिंग जो है वो कैसे की जा सकती है। इस तरह हर एक के लिए जो टेस्ट देता है ये अहम है, क्योंकि ये महक़क़ीन को किसी भी वक्त के दौरान इम्तिहान देने वाले किसी भी शख्स के स्कोर का मवाजना करने की इजाजत देता है। यानी कि जो मयारी टेस्ट होते हैं वो महक़क़ीन को, यानी कि टेस्ट करने वाले को, किसी भी वक्त के दौरान इम्तिहान देने वाले किसी भी शख्स के स्कोर का मवाजना करने की इजाजत देता है। यानी कि वो उसको देख सकता है, उसको चेक कर सकता है कि वो किस तरीके से उस टेस्ट पर अपनी जानकारी जो है वो दे रहा है। यानी कि वो जो जानकारी दे रहा है उसको उसकी जांच हम किसी भी वक्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये कहा जा सकता है कि जो नफ्सियाती जांच होते हैं उसमें किसी भी नमूने के ऊपर जो किसी भी सैंपल पूरे यूनिवर्स का नुमाइंदगी कर रहा होता है, तो वो किस तरीके से टेस्ट को उस पर किस तरीके से टेस्ट को लागू किया गया है और उस टेस्ट से किस तरीके से नतीजे हमें हासिल हो रहे हैं। इसके बाद टेस्ट की जो नॉर्म्स है, कुछ उसूल हैं, नफ्सियाती टेस्ट के कुछ उसूल भी होते हैं। तो उसके उसूल उन खुसूसियात या तर्ज अमल की वजाहत करते हैं जो मखसूस आबादी में आम है। दूसरे लफ्जों में टेस्ट के उसूल किसी शख्स की जवाबात का मवाजाना उस ग्रुप में दूसरे टेस्ट लेने वालों के जवाबात से करते हैं। यानी कि जैसे अभी हमने आपको बताया कि किसी भी टेस्ट को बनाते वक्त हमें नॉर्म्स का या उसूलों का भी ध्यान रखना पड़ता है कि अगर किसी खास तरह के अगर उसमें उसूल शामिल नहीं गए होते हैं तो वो टेस्ट जो है वो मयारी नहीं कहला सकते हैं। तो मयारी कहलाने के लिए ये जरूरी होता है कि किसी भी टेस्ट में के उसूल जो है वो बनाए जाए और उसमें उन लफ्जों का सहारा लिया जाए, या टेस्ट के जो उसूल है किसी शख्स के वजूहात का मवाजाना उस ग्रुप में दूसरे टेस्ट लेने वालों के जवाबात से करते हैं। यानी कि उस ग्रुप में जो दूसरे लोग उस टेस्ट के जवाबात दे रहे हैं उससे हम उनके जवाबात को या उसके नतीजों को या उनके रवैयों को उसका मवाजना कर सकते हैं। तो यहाँ पर है कि किसी भी टेस्ट को बनाने से पहले जब हम उसके उसूल बना लेते हैं तो उस उसूल के तहत जब उस टेस्ट को लोगों पर लगाया जाता है तो लोगों का जो कारकर्दगी है वो ज़्यादा सही होती है, मयारी हो सकती है और वो कम, ज़्यादा या औसत हो सकते हैं। यानी कि जब किसी टेस्ट को हम किसी अफराद पर लागू करते हैं, लगाते हैं, तो ये हो सकता है कि वो टेस्ट या तो कम हो या बहुत ज़्यादा हो, उसके जो उस टेस्ट पर लागू करने वाले होते हैं उसके जो स्कोर होते हैं, जो नतीजे होते हैं, वो या तो कम हो सकते हैं, ज़्यादा हो सकते हैं या एवरेज या औसत हो सकते हैं। अब टेस्ट के बारे में जब इतनी सारी जानकारी हमें हासिल हो चुकी है कि टेस्ट मयारी होने चाहिए, टेस्ट में उसूल होने चाहिए, टेस्ट की दुरुस्तगी होनी चाहिए, उसमें एतबार होना चाहिए, तो इन सब बातों के बाद हम किसी टेस्ट को बनाने के लायक हो जाते हैं और तब हमारा टेस्ट जो है वो बन के तैयार हो जाता है और हम लोगों के ऊपर उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब सवाल ये है कि नफ्सियात में टेस्ट कितने तरह के होते हैं, टेस्ट के कितने अक़साम हैं। तो नफ्सियात में टेस्ट के बहुत सारे अक़साम हैं और अलग अलग तरीके से टेस्ट जो है वो बनाए जाते हैं। सबसे पहले इनफरादी टेस्ट के बारे में बात करते हैं। इनफरादी टेस्ट, जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है कि वो एक इंसान पर लागू किया जाता है, यानी कि वो उस टेस्ट के जरिए उस टेस्ट को हम एक वक्त में एक ही इंसान के ऊपर लागू कर सकते हैं। तो एक टेस्ट को इनफरादी टेस्ट उस माने में कहा जा सकता है कि वो एक वक्त में सिर्फ एक शख्स को दिया जा सकता है। इन तराजू में बहुत से टेस्टों के लिए इम्तिहान देने वाले से ज़बानी जवाबात
दरकार होते हैं या मवाद के हेरा फेरी की जरूरत होती है। जबानी भी हो सकते हैं और हाथ से करने वाले जो कारकर्दगी वाले टेस्ट इम्तिहान होते हैं वो भी हो सकते हैं। इसके बाद ग्रुप टेस्ट की बारी आती है कि इनफरादी टेस्ट तो होते हैं जिसको हम इसमें सिर्फ एक इंसान के ऊपर उसको लागू कर सकते हैं, एक इंसान से हम स्कोर ले सकते हैं, डाटा इकट्ठा कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ हमारे पास ग्रुप टेस्ट भी होते हैं। ग्रुप टेस्ट उन टेस्टों पर मुश्तमिल होता है जो एक वक्त में लोगों के एक बड़े ग्रुप को दिया जा सकता है। नाम से जाहिर है, आप आसानी से समझ सकते हैं कि ग्रुप टेस्ट में बहुत सारे लोगों को शामिल किया जा सकता है, यानी कि एक बार में ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसमें शामिल करके हम आंकड़े इकट्ठा कर सकते हैं। इसके बाद बारी आती है रफ्तार टेस्ट की। रफ्तार टेस्ट में क्या होता है, जैसा कि नाम से ही आपको पता चल रहा है, एक तेज रफ्तार टेस्ट ये जाहिर करने के लिए समझा जाता है कि एक इम्तिहान देने वाला वक्त की हद में कितनी तेजी से सवालात का जवाब दे सकता है। ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यह है कि वक्त की हद में, यानी कि सवाल के जवाब तो वो दे रहा है और तेज रफ्तार भी जवाब दे रहा है, लेकिन उसे देखिए, आप अपने स्लाइड में देख सकते हैं कि एक घड़ी बनी हुई है सामने, तो कुछ वो जो सवालात रखे हुए हैं लेकिन घड़ी रखी हुई है। तो वक्त की हद यहाँ पर बहुत जरूरी है कि एक खास वक्त में वो उस सारे सवालात के जवाब दे पा रहा है या नहीं दे पा रहा है। तो वक्त की हद में कितनी तेजी से सवालात के जवाब वो दे सकता है। इस मामले में इम्तिहान देने वालों के जवाबात उतने अहम नहीं होते जितने उनके सवालात के जवाब देने की रफ्तार अहम होती है। इसी वजह से इसका नाम रफ्तार टेस्ट रखा गया है कि यहाँ पे रफ्तार पर ज्यादा जोर दिया जाता है, रफ्तार को ज्यादा अहम माना जाता है, ना कि उनके जवाबात पर या उनकी जानकारी पर। अगर मखसूस जो वक्त है उस वक्त के दरमियान उन्होंने जवाब नहीं दिया तो ये माना जा सकता है कि उनके रफ्तार में कमी है, या उस रफ्तार टेस्ट के जरिए जिस चीज को मापा जा रहा था उसमें कमी बताई जा सकती है। क्योंकि यहाँ पर जो खास चीज है वो चीज ये है कि एक महदूद वक्त में कितनी तेजी से वो उस सारे सवाल का जवाब दे सक रहा है या नहीं दे पा रहा है। सवाल सही दे रहे हैं, जवाब सही हो रहे हैं, गलत हो रहे हैं, ये माने नहीं रखते हैं। माने ये रखता है कि वक्त के हद में उसने कितनी तेजी से जवाब दिया। मिसाल के तौर पर अगर किसी सवाल को हल करने के लिए आपके पास 90 सेकंड है तो आपको 90 सेकंड के अंदर ही उस सवाल के जवाब को हल कर देना है। सही या गलत वो नहीं देखा जाता है, यहाँ ये देखा जाता है कि आपने उस सारे सवालों को 90 सेकंड के अंदर हल कर लिया या उसको उसके जवाब दे दिए। तो यहाँ पर वक्त बहुत खास इस पर वक्त पे बहुत खास जोर डाला जाता है और इसलिए इसका नाम रफ्तार टेस्ट रखा गया है। अब रफ्तार टेस्ट के बाद पावर टेस्ट। पावर टेस्ट में क्या है कि पावर टेस्ट इम्तिहान देने वालों को काफी वक्त फराहम करता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वक्त की पाबंदी नहीं है, काफी वक्त फराहम करता है ताकि वो तमाम अशिया को आजमा सके और अपने इल्म या सलाहियत की हकीकी सतह का इजहार कर सके। यानी कि यहाँ पर वक्त ज्यादा अहम नहीं है, यहाँ पर आपकी जानकारी, आपका इल्म और आपकी सलाहियत ज्यादा माने रखती है। तो वक्त आप कितना भी ले लें, लेकिन सलाहियत और इल्म का मुजाहरा होना जरूरी होता है यहाँ। तो अपने इल्म सलाहियत की हकीकी सतह का इजहार कर सके, लिहाजा ये टेस्टिंग ज़मरा इम्तिहान देने वालों के इल्म, महारत और सलाहियतों का जायजा लेने पर मरकूज है। यानी कि यहाँ पर सलाहियत देखी जाती है, यहाँ पर इल्म देखी जाती है, यहाँ पर आपके आप काम करने की जो सलाहियत है, आपकी जो जानकारी है, उस पर ज्यादा फोकस किया जाता है, ज्यादा जोर डाला जाता है, ना कि वक्त पर जोर डाला जाता है। इसी वजह से इसका नाम पावर टेस्ट है। इसके बाद जुबानी टेस्ट। जुबानी टेस्ट में जिसमें हम लफ्जों का सहारा लेते हैं, यानी कि कोई भी टेस्ट या पैमाना जिसमें कारकर्दगी का इन्हिसार अल्फाज को समझने,
इस्तेमाल करने या दूसरी सूरत में हेरा फेरी करने की सलाहियत पर होता है। तो इसको हम ज़बानी टेस्ट कहते हैं। गैर ज़बानी टेस्ट में लफ्ज़ों का सहारा नहीं लिया जाता है। यहाँ पर हम किसी चीज़ की मदद से किसी चीज़ की हेरा फेरी करके टेस्ट लेते हैं। एक ऐसा इम्तिहान जिसमें सवालात या मसाइल के साथ साथ जवाबात या हल अल्फाज में बयान किए जाते हैं। में मजीज और कारकर्दगी के टेस्ट मिसाली हैं। इसमें जो जितने तरह के भी टेस्ट होते हैं, जो कारकर्दगी के टेस्ट होते हैं, उसको इसमें शामिल किया जाता है। कारकर्दगी के टेस्ट में भी किसी भी तरह से लफ्जों का इस्तेमाल यहाँ पर हम नहीं करते हैं। मारूजी इम्तिहान में क्या होता है कि किस्म की नफ्सियाती जांच है जो टेस्ट लेने वाले के शऊरी ख्यालात और एहसासात को जांचने वालों की अकायद या तासुबात की परवाह किए बगैर जांचती है। प्रोजेक्टिव टेस्ट में क्या होता है कि आपको पता भी नहीं चलता है और आपकी शख्सियत की, आपके बाकी चीज़ों की जांच जो है वो आसानी से हो जाती है, क्योंकि इसमें कुछ तस्वीरों की मदद ली जाती है, कुछ आधे अधूरे जो सेंटेंस है उसकी मदद ली जाती है। तो इसमें होता है कि जो आमतौर पर मुहब्बे महरकात को इस्तेमाल करता है ऐसे रद्द अमल को जन्म देने के लिए जो खारजी महरकात पर अंदरूनी रवैयों, खसायस और तर्ज अमल के नमूनों के जरिए मौजू की शख्सियत के पहलुओं को जाहिर कर सकते हैं। इंटेलिजेंस टेस्ट आपकी जहनी सलाहियत को की पैमाइश करता है। शख्सियत का इम्तिहान आपके शख्सियत से जुड़े हुए हर पहलुओं की जानकारी देता है। काबिलियत टेस्ट के जरिए हम आपकी सलाहियत के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। दिलचस्पी के इन्वेंट्री आपकी अलग अलग दिलचस्पियों के बारे में बताते हैं। रवैया टेस्ट आपके अलग अलग तरह के रवैयात के बारे में बताते हैं। और कामयाबी के जो टेस्ट होते हैं वो कामयाबी से जुड़े होते हैं। तो नाजरीन, ये थे आपके आज के कुछ टेस्ट से जुड़े हुए की जानकारियां, और उम्मीद है अगली क्लास में हम फिर से एक नए टॉपिक के साथ आपसे फिर रूबरू होंगे। तब तक के लिए आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।